प्रणाम मित्रों। कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं आपका। देखिए, आज अपन बात करते हैं वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता में अपन बहुत से चैप्टर हैं ये पढ़ चुके हैं। जैसे अपन बात करें आर्यों की उत्पत्ति, आर्यों का निवास स्थान, आर्यों का साहित्यिक स्रोत है, जैसे वेद है, अरण्यक है और ब्राह्मण है, उपनिषद है। पुराणों की भी अपन ने बात करी है और सूत्र साहित्य की बात करी है। महाकाव्य, रामायण, महाभारत है, इनकी अपन ने बात करी है। और इनका जो अपन बात करें, आज जो अपन बात करेंगे वो आर्यों का राजनीतिक जीवन की अपन बात करेंगे। आर्यों की भौगोलिक स्थिति है वो भी अपन पढ़ चुके हैं। तो आज अपन बात करें तो देखिए, ऋग्वैदिक राजनीतिक जीवन। ऋग्वैदिक राजनीति की बात करेंगे अपन। राजनीति, ऋग्वैदिक राजनीति की अपन बात करेंगे। तो देखिए क्या क्या महत्वपूर्ण बातें पढ़ेंगे इसमें। बात करते हैं राजनीतिक जीवन है। देखिए साहब, राजनीतिक जीवन की जब अपन बात करते हैं तो है आर्य कई जनों में विभक्त थे। आर्य जो थे, आर्य कई जनों के अंदर विभक्त थे। जन जो था वो एक तरह से कबीला था, कबीला बोल सकते हो। 5 जन थे आर्यों के जो प्रसिद्ध है, जिससे पंचजन्य कहा जाता है। और ये पंचजन्य हैं कौन कौन से? अनु, यदु, पुरु और द्रह्यु और तुर्वस। ये जो थे ये आर्यों के 5 जन थे। देखिए, आर्यों की अपन राजनीतिक इकाई है ये देखते हैं। तो आर्यों की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई नगरों के संदर्भ में, तो देखिए सबसे बड़ा था जन या कबीला। इससे जो छोटा था ये था विश। विश से जो छोटा था, विश से छोटा ये था ग्राम। और ग्राम से छोटा था ग्रह या कुल या परिवार। ये सबसे छोटी इकाई थी, सबसे छोटी इकाई थी, सबसे छोटी इकाई। अब अपन बात करें तो आगे देखिए और क्या इंपॉर्टेंट बात है। जो जन था, जन इसका जो प्रमुख होता था, इसे जनस्य गोपा या गोपति या विषामपति कहते थे। इसका जो कार्य होता था, विषामपति का कार्य, ये क्या क्या कार्य होता था इसका, इस कार्य की बात करते हैं। कबीले की सुरक्षा, कबीले की सुरक्षा इसका कार्य था। नेक्स्ट है पशुधन की सुरक्षा, इसका कार्य था। यह क्षेत्र का राजा न होकर, क्षेत्र का राजा न होकर जन आधारित था, जन आधारित था। क्षेत्र का राजा न होकर के जन आधारित था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जन के बाद में विष होता था, विष। और विष का अधिकारी होता था विषामपति या विषपति, विषपति। नेक्स्ट है ग्राम, इसके बाद में ग्राम। ग्राम का जो प्रमुख होता था ये होता था ग्रामणी। ग्राम का प्रमुख ग्रामणी हुआ करता था, ग्राम का प्रमुख ग्रामणी था। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट है कुल। कुल इसे ग्रह या परिवार है ये भी कह सकते हैं। देखिए
ग्राम का उल्लेख है ऋग्वेद में 13 बार हुआ है, ध्यान में रखना है। विष का उल्लेख है ऋग्वेद के अंदर 171 बार हुआ है, ध्यान में रखना है। जन का उल्लेख है 275 बार हुआ है, ध्यान में रखना है। ऋग्वेद के अंदर ये उल्लेख से संबंधित बात थी। अब अपन बात करें अनार्य सॉरी आर्य जनों की अपन बात कर चुके हैं। और देखिए आर्यजन और कौन कौन से थे आर्यजन, और कौन कौन से आर्यजन थे? क्रीवी, त्रिस्तु, इसे भरत भी कहते हैं, अनिल, पक्के, भलानस, शिव, विषाणन, शिवी है ये, शिव नहीं, ये सारे के सारे आर्यजन थे। इस समय सबसे बड़ा जो जन था या सबसे श्रेष्ठ जन था, सबसे बड़ा व सबसे श्रेष्ठ जो जन था, ये आपका है सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ जन है, ये भरत था। भरत बोल सकते हो या त्रिस्तु बोल सकते हो। देखिए राजनीतिक जीवन की अपन बात करेंगे ऋग्वैदिक काल की, तो सबसे पहले बात करें कि जो यहाँ का जो क्षेत्र था ऋग्वैदिक कालीन क्षेत्र, ये जन के अंदर विभक्त था या कबीलों के अंदर विभक्त था, ये बात ध्यान में रखनी है। अब अपन बात करें पंचजन्य जो यहाँ पर कबीले थे या जन थे, उनमें कौन कौन से शामिल थे? अनु, यदु, पुरु, द्रु, द्रुवस। अब अपन बात करें सबसे बड़ी इकाई थी क्षेत्र की, वो था कबीला, उससे छोटा विश, उससे छोटा ग्राम, और सबसे छोटा जो होता था ये गृह, कुल या परिवार होता था। अब अपन बात करें तो देखिए जन का प्रमुख होता था ये जनस्य गोपा होता था, जनस्य गोपा, जन का प्रमुख जनस्य गोपा होता था। इसे गोपति भी कहते थे, इसे विषामपति भी कहते थे। जन का उल्लेख है ऋग्वेद के अंदर कितनी बार हुआ है? 275 बार हुआ है। अब ये जो गोपति है, इसका जो कार्य होता था ये कबीले की सुरक्षा, पशुधन की सुरक्षा, और ये क्षेत्र का राजा ना होकर एक जन आधारित राजा था, जनता इसका चुनाव करती थी। अब बात करें जन से छोटी इकाई विष होती थी। विष का जो प्रमुख होता था ये विषपति होता था, और इस विष नामक शब्द का उल्लेख है ऋग्वेद के अंदर कितनी बार हुआ है? 171 बार हुआ है। अब अपन बात करें ग्राम, विष से छोटा ग्राम होता था। ग्राम का ऋग्वेद के अंदर कितनी बार उल्लेख हुआ है? 13 बार उल्लेख हुआ है। ग्राम का प्रमुख कौन होता था? ग्रामणी होता था। अब बात करें ग्राम से छोटा होता था कुल, ग्रह या परिवार होता था। अब देखेंगे आर्यजन हैं, ये आर्यजन और कौन कौन से थे? ये भी आर्यजन हैं। और कौन कौन से आर्यजन थे? क्रीवी, त्रिस्तु को भरत कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखना है। अनिल, पक्के, भलानस, शिवी, विषाणिन, इन सभी के अंदर सबसे श्रेष्ठ जो आपका जन था वो भरत या त्रिस्तु जन था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए आगे देखें और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं ये इसके अंदर रहेगी। देखिए इस समय जन के राजा, इस समय भरत जन के जो राजा थे इनका नाम है वृगेश्व, एक नाम दिवोदास, एक नाम सुदास। यानी भरत जन के राजा हुए हैं ऋग्वेदिक काल में वृद्रश्व, दिवोदास या सुदास। ये 3 शासक हुए हैं जो
प्रमुख शासक है। इनके अंदर दियोदास और सुदास है, ये इंपोर्टेंट है, बात करेंगे इनकी अपन। देखिए दियोदास है, दियोदास, दियोदास ने यदु, तुर्वस, पृथ्वी और परशु जनों की सहायता से अनार्य शासक भेद, संबर और नमुची, यहां पर अनार्य शासक थे भेद, संबर, नमुची, और इसने संबर नामक अनार्य शासक की हत्या करी थी। किसने? दियोदास ने। यह युद्ध में हराया था इसको। अब अपन बात करते हैं और क्या बात होगी यहां पर। अनार्यों के जन आपस में लड़ते थे। अनार्यों के जो जन थे ये आपस में लड़ते थे, और इस जो लड़ाई का प्रमाण है ये ऋग्वेद के 7वें मंडल में आपको देखने को मिलता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में यहां पर क्या क्या महत्वपूर्ण बात होती है ये देखिए। त्रिस्तु जन का त्रिस्तु जन के भरतवंशी राजा जिसका नाम था सुदास एवं 10 राजाओं के संग के मध्य युद्ध हुआ था। 10 जो राजा थे, 10 राजाओं के संघ का नेतृत्व 10 राजाओं के संघ का नेतृत्व पुरु ने किया था। राजा पुरु ने, जिसके जो 10 राजाओं के जो पुरोहित थे ये थे विश्वामित्र थे। अब देखिए कारण क्या था। कारण जो था सुदास द्वारा विश्वामित्र के स्थान पर वशिष्ठ को पुरोहित बनाना, इसमें देखिए जो 10 राजाओं का संघ था इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसमें 5 अनार्य जन थे या राजा थे, 5 आर्य राजा थे जिनका प्रमुख नेता पुरु था, और 5 अनार्य थे जिनका प्रमुख नेता मेद था। मेद था। नेक्स्ट अपन बात करें, देखिए इसमें आर्य कबीले जो 5 थे इनके नाम क्या थे? अनु, यदु, तुर्वस, पुरु और द्रहु, जिन्हें पंचजन्य भी कहा जाता है। अनार्य कौन कौन थे? अनार्य कबीले कौन कौन से थे? अनिल, पक्के,
भलानस, सीवी और विषाणिन, ये अनार्य कबीले थे। देखिए क्या क्या और महत्वपूर्ण बातें होंगी इसमें, देखिए एक बार दोबारा चर्चा कर लेते हैं। भरतजन के राजा ऋग्वेदिक कालीन हुए हैं वृह, शव, दिवोदास, सुदास या दिवादास, दिवोदास एक ही बात है। दिवोदास जो थे, इन्होंने यदु, तुर्वस, पृथु और परशु नामक जनों की सहायता से अनार्य शासक शंबर की हत्या कर दी थी। ये ध्यान में रखनी है। अनार्य शासक इस समय कौन कौन थे? भेद, शंबर, निमुची, ये अनार्य शासक थे या अनार्य जन थे। अनार्यों के जो जन थे वो आपस में लड़ाई करते थे या लड़ते थे। तो ये जो उदाहरण मिलता है लड़ने का इनका, ये है 7वें मंडल के अंदर। त्रिस्तु जन का भरतवंशी राजा है सुदास, और 10 राजाओं के एक संघ के मध्य युद्ध होता है जिसे दास राज्य युद्ध कहते हैं। दास राज्य युद्ध के नाम से इसको जानते। 10 राजाओं के संघ का नेतृत्व तो पुरु ने किया था, जिनका पुरोहित विश्वामित्र था। इस युद्ध का जो कारण था यह था सुदास द्वारा विश्वामित्र के स्थान पर वशिष्ठ को क्या बना लेना? पुरोहित बना लेना। 10 राजाओं का जो संघ बना था इसमें 5 आर्य जन थे या 5 अनार्य राजा थे, जिनका नेतृत्व किसने किया था? पुरु ने किया था। और 5 अनार्य थे राजा, जिसका नेतृत्व किसने किया था? मेद ने किया था। आर्य कबीले जो थे ये कौन कौन से थे? 5 अनु, यदु, तुर्वस, पुरु, द्रिहु, ये वही है पंचजन्य जिन्हें कहा जाता है। इसके बाद में अनार्य जो थे अनिल, पक्के, बलानस, सीवी, विषाणिन, ये क्या थे? अनार्य कबीले थे या अनार्य जन थे। इन 10 का एक संघ बना था जिसे 10 राजाओं का या 10 राज्य संघ कहते हैं, 10 राजाओं का संघ कहते हैं। और सुदास के मध्य ये जंग होती है, और इस जंग में किसकी विजय होती है? सुदास की विजय होती है। विजय किसकी होती है? सुदास की विजय इसमें होती है। इसमें एक क्वेश्चन आपका और इंपोर्टेंट बनता है, तो देखेंगे यह जो युद्ध है ये कौन सी नदी के किनारे हुआ था? पुरुषणी। पुरुषणी नदी जो वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानी जाती है, इसके किनारे ये क्या हुआ था साहब? युद्ध हुआ था। इसके किनारे यह युद्ध हुआ था, विजय सुदास की हुई थी। और अपन बात करें डीडी कौशाम्बी, डीडी कौशाम्बी नामक विद्वान है। डीडी कौशाम्बी नामक विद्वान है, ये कहता है कि 10 राजाओं के संघ द्वारा पुरुषणी नदी की धारा बदलने का या परिवर्तन करने का काम कौन कर रहे थे? 10 राजा कर रहे थे। इसी कारण क्या हुआ था? ये युद्ध हुआ। तो ध्यान में रखना, ये इंपोर्टेंट बात बनती है कि डीडी कौशाम्बी के द्वारा 10 राजाओं के संघ ने पुरुषनी नदी की धारा बदलने का काम किया था, यानी उसकी दिशा बदलने का काम किया था। इसी कारण ये युद्ध का क्या बना है? कारण बना है। तो इंपोर्टेंट बात बन जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये बात आपकी राजनीतिक जीवन की बातें हैं, ये चल रही है, साथ में आप नोट करते रहेंगे, आपको समझ में आता रहेगा भी। ऐसे आप वीडियो को पॉज कर करके और नोट कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट अपन बात करें और क्या इंपॉर्टेंट बात बने साहब। नेक्स्ट देखेंगे तो 10वें मंडल में 10वें मंडल के अंदर गणतंत्रात्मक समिति का उल्लेख है।
गणतंत्रात्मक समिति है, इसका उल्लेख है। गणतंत्रात्मक समिति का उल्लेख है। राज्य में जनता शासन करने वाले, जो राज्य की जनता थी, राज्यों में जनता है, राज्यों में जनता शासन करने वालों का स्वयं चुनाव करती थी। शासन करने वालों का चुनाव, यानी राजा का क्या होता था? चुनाव होता था। ये शासक गणपति या ज्येष्ठ कहलाते थे। शासक होते थे ये गणपति या ज्येष्ठक कहलाते थे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे तो देखिए, जनता द्वारा कर, टैक्स की बात करें अपन, टैक्सेशन कैसे था, कर प्रणाली। जनता राजा को कर देती थी, जनता राजा को कर देती थी स्वेच्छा से, स्वेच्छा से कर देती थी। राजा को बलिहृत, राजा को बलिहृत कहा गया, यानी बलि का हरण करने वाला, बलिहृत कहा गया राजा को। ऋग्वेद युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था। ऋग्वेदिक काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, भूमि का स्वामी नहीं होता था, ये युद्ध का नेता होता था, युद्ध का नेता होता था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं युद्ध में प्रमुखतया, युद्ध में प्रमुखतया धनुष बाण का प्रयोग होता था। नेक्स्ट है पूर्व चरिष्णु, पूर्व चरिष्णु नामक एक यंत्र होता था जो दुर्गों को गिराने के काम आता था, दुर्गों को गिराने के काम आता था। नेक्स्ट देखिए, दुर्गों को गिराने के काम आने वाला जो औजार होता था उसे पूर्व चरिष्णु कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए, युद्ध के लिए गविष्ट, गविष्ट शब्द का उल्लेख किया गया है। गायों के कारण युद्ध होता था। नेक्स्ट अपन बात करें गाय के लिए कई शब्द प्रयोग हुए हैं। गवेषण, गोथु, गव्य, गम्य आदि शब्द, गाय के लिए नहीं, सॉरी, युद्ध के लिए, आदि सारे के सारे जो शब्द हैं गाय से जुड़े हुए, युद्ध के लिए प्रयोग हुए। युद्ध के लिए और शब्द भी प्रयोग हुए हैं। गवेषण, गवेषण तो अपन लिख लिया। गोथूल, गोथूल, ग्रांथ, ये शब्द भी सारे के सारे युद्ध के लिए प्रयुक्त हुए हैं। वैदिक काल में पशु, वैदिक काल में पशु जो था यह संपत्ति, संपत्ति का मुख्य अंग होता था। और दक्षिणा में भी गाय का, दक्षिणा में भी इनका, दक्षिणा में भी इन्हें वस्तु समझा जाता था, वस्तु समझा जाता था, वस्तु समझा जाता था। देखिए आगे क्या क्या महत्वपूर्ण बातें होंगी इसमें। अपन बात करते हैं 10वें मंडल
में गणतंत्रात्मक समिति का उल्लेख किया गया है। और ये गणतंत्रात्मक समिति का जो कार्य होता था, ये क्या कार्य होता था, जो राज्य होते थे उसकी जनता है ये शासक का क्या करती थी, चुनाव करती थी। और इस प्रकार बने हुए शासक को क्या कहते थे, गणपति या ज्येष्ठ कहते थे। दोनों क्वेश्चन ध्यान में रखने। अब अपन बात करें, यहां पर जो कर लिया जाता था ये जनता राजा को स्वेच्छा से कर देती थी। और राजा के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है, बलिहर्थ। अब अपन बात करें तो ऋग्वैदिक काल का जो राजा होता था ये भूमि का स्वामी नहीं होता था। भूमि का स्वामी नहीं होता था, ये एक युद्ध का नेता होता था। और इसे युद्ध का नेता जनता चुनती थी अपनी रक्षा के लिए, अपने कबीलों की रक्षा के लिए, अपने जानवरों की रक्षा के लिए। और इसके एवज में जनता इसको क्या देती थी, स्वेच्छा से टैक्स देती थी। युद्ध के अंदर धनुष बाण का प्रयोग होता था। एक यंत्र का प्रयोग होता था जिसका नाम है पुरचरिष्णु, दुर्गों को गिराने के लिए, दुर्गों को नष्ट करने के लिए। युद्ध के लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ है गविष्ठ, जो गाय से संबंधित है। और गायों के कारण ही युद्ध होता था, गायों के कारण युद्ध होता था। तो युद्धों के लिए कुछ शब्द प्रयोग हुए हैं, गवेषण, गोथु, गव्य, गम्य, गोथुल, ग्रांथ। ये सारे के सारे जो युद्ध हैं, ये सारे के सारे जो शब्द हैं किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं, युद्ध के लिए प्रयुक्त हुए हैं। अब अपन बात करें तो देखिए पशु है, ये संपत्ति का द्योतक माना जाता था। और दक्षिणा में यह एक वस्तु समझा जाता था। दक्षिणा में दी जाने वाली वस्तु पशु हुआ करती थी। अब आगे देखें तो देखेंगे और क्या क्या इंपोर्टेंट इसमें बात है ये बनेगी। नेक्स्ट देखें, इस समय गोमती, गोपति, इस समय गोपति सबसे अमीर व्यक्ति होता था। नेक्स्ट है, शासक को गोपत कहा जाता था। शासक है इसको गोपथ कहा जाता था, शासक को। ये शब्द भी और प्रयुक्त हुए हैं, ध्यान में रखेंगे। अब देखिए राजा की मदद। राजा की मदद किस प्रकार से होती थी। कुछ अधिकारी होते थे जो राजा की मदद करते थे। अधिकारी कौन कौन से थे तो देखिए, अधिकारी एक तो होता था पुरोहित। ये पुरोहित होता था, यह मार्गदर्शक होता था, मित्र होता था और न्याय में राजा की मदद करता था। और युद्ध में राजा के विजय की कामना करता था। विजय की कामना करता था, राजा के विजय की कामना करता था युद्ध के अंदर। दूसरा जो होता था यह है सेनानी। सेनानी होता था, नियमित सेना नहीं होती थी। सेनानी के पास में सेना का अध्यक्ष होता था, नियमित सेना नहीं होती थी। नियमित सेना नहीं थी, कबीलाई सेना थी, कबीलाई सेना। और इस कबीलाई सेना के लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ है, मिलिशिया। मिलिशिया शब्द का प्रयोग है, ये हुआ है इस सेना के लिए। इसके बाद में ग्रामणी होता था। ग्रामणी में देखिए ग्राम का प्रमुख होता था। ग्राम का प्रमुख, ग्रामणी ग्राम का प्रमुख होता था। दूत होता था सारथी। और एक होता था रथकार होता था रथ बनाने वाला। ये सारे के सारे राजा के मदद करने वाले अधिकारी होते थे। अन्य देखें
अन्य कौन कौन थे? एक शब्द आता है पुरूप, पुरूप है दुर्गपाल, इंपॉर्टेंट बात है साहब। नेक्स्ट है स्पस, स्पस 1 नंबर, 2 नंबर पे स्पस, स्पस का मतलब होता था गुप्तचर। 3 नंबर पे देखिए ब्राजपति, ब्राजपति होता था चारागाह का प्रमुख। और चौथे नंबर पे देखिए उग्र, उग्र होती थी पुलिस। और 5वें नंबर पे देखिए उपस्ति या उदथ, ये होता था सेवक, व्यक्तिगत सेवक राजा का। 6ठे नंबर पे देखेंगे प्रश्न विनाक, और प्रश्न विनाक होता था, ये होता था न्यायाधीश, राजा का न्यायाधीश होता था। देखिए अपन बात कर रहे हैं आपके ऋग्वेद के अंदर राजा की मदद करने वाले जो अधिकारी होते थे उन्हें क्या कहा जाता था और कैसे कैसे वो कार्य करते थे, इनके संदर्भ में अपन बात कर रहे हैं। देखिए इस प्रकार से अपन देखेंगे इस टॉपिक को, एक बार रिपीट कर ले। देखिए इस समय गोप्ती होता था, यह सबसे अमीर व्यक्ति होता था, गोप्ती सबसे अमीर, यानी गोपति होता था, यह संभ्रांत व्यक्ति होता था, अमीर व्यक्ति होता था। शासक के लिए गोपथ नामक शब्द का प्रयोग हुआ है। राजा की मदद के लिए कुछ अधिकारी होते थे, इन अधिकारियों में पुरोहित जो होता था ये राजा का मार्गदर्शक होता था, मित्र होता था, न्याय की मदद करने वाला, न्याय के लिए राजा की मदद करने वाला होता था, और युद्ध में राजा की विजय की कामना करने वाला होता था। कौन? पुरोहित। अब है सेनानी, सेनानी है, इसके पास नियमित सेनानी होती थी, कबायली सेना होती थी, और कबायली सेना के लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ है मिलिशिया। अब अपन बात करें ग्रामणी, ग्राम का प्रमुख होता था ग्रामणी, दूत होता था सारथी, रथकार जो होता था रथ बनाने वाला, ये राजा के अधिकारी होते थे। राजा की मदद करने के लिए अन्य जो अधिकारी होते थे वो कौन कौन होते थे, ये इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी बातें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना। पुरूप शब्द है, ये दुर्गपाल के लिए आया है। स्पष्ट शब्द है, ये गुप्तचर के लिए आया है। ब्राजपति शब्द है, ये चारागाह के लिए आया है। उग्र शब्द है, ये पुलिस के लिए आया है। उदत्त शब्द है, ये व्यक्तिगत सेवक के लिए आया है। और प्रश्न विनाक शब्द है, ये किसके लिए आया है? न्यायाधीश के लिए आया है। आगे देखिए, न्यायाधीश के लिए प्रश्न विनाक, ये शब्दावली थी जो आपको ध्यान में रखनी है। आगे अपन बात करें तो देखेंगे राजव्यवस्था। अब राजव्यवस्था देखें अपन, राजव्यवस्था, राजव्यवस्था की जब अपन बात करते हैं, राजतंत्रात्मक व्यवस्था होती थी। एक तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था होती थी और दूसरी व्यवस्था होती थी गणतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक व्यवस्था होती थी, और गणतंत्रात्मक यानी गण का जो उल्लेख हुआ है ये 46 बार हुआ है ऋग्वेद के अंदर। गण का प्रमुख होता था, गण का प्रमुख, गण का जो प्रमुख होता था ये होता था ज्येष्ठक, ज्येष्ठक होता था गण का प्रमुख। अब अपन बात करते हैं राजनीतिक संस्थाएं। राजनीतिक संस्थाएं देखिए यहां पर कौन कौन सी थी। राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं हैं, इसमें है सभा, 8 बार श्रेष्ठ, ये
इसका प्रयोग है ऋग्वेद में 8 बार हुआ है और यह श्रेष्ठ जनों की संख्या थी। श्रेष्ठ जनों की संख्या थी। महिलाएं भी भाग लेती थी इसके अंदर, महिलाएं भी भाग लेती थी। अब है समिति। समिति इसका प्रयोग 9 बार हुआ है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी ये, सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। नेक्स्ट अपन बात करें, इसमें आम जनता भाग लेती थी। आम जनता इसमें भाग लेती थी समिति के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करेंगे तो देखिए और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके अंदर। अब इसका जो कार्य होता था समिति का, ये होता था राजा का चुनाव। राजा का चुनाव इसका प्रमुख कार्य था। एक समिति थी आर्यों की विदत। विदत का 122 बार प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में। ये आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी, सबसे प्राचीन। इसका जो कार्य था ये था सैनिक लूट का बंटवारा करना और उपज का बंटवारा करना। ये इसका प्रमुख कार्य होता था। देखिए राज व्यवस्था की अपन बात करते हैं। राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक दोनों प्रकार की थी। गण शब्द का जो प्रयोग है यह है ऋग्वेद के अंदर कितनी बार हुआ है? 46 बार हुआ। सब इंपोर्टेंट बात है। गण के प्रमुख को क्या कहते थे? ज्येष्ठक कहते थे। राजनीतिक संस्थाएं देखिए, 3 राजनीतिक संस्थाएं हैं आर्यों की। एक तो सभा, दूसरी समिति और तीसरी विदत। सभा की अपन बात करें तो ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है और ये श्रेष्ठ जनों की सभा होती थी जिसके अंदर महिला भी क्या लेती थी? भाग लेती थी। समिति जो थी इसका 9 बार प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में शब्द का। सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह आम जनता की सभा थी और इसका प्रमुख कार्य क्या होता था? राजा का चुनाव करना। जैसे वर्तमान में भारत की संसदीय प्रणाली है, राज्यसभा और लोकसभा, इस प्रकार से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो देखेंगे विदत है, इसका प्रयोग 122 बार हुआ है ऋग्वेद में और ये आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी और इसका जो काम था ये सैनिक लूट का बंटवारा और उपज का क्या करना? बंटवारा करना। अब आगे देखेंगे, आगे और क्या इंपॉर्टेंट बातें बनती है। अब उत्तर वेद काल में बात करेंगे। ये बात होगी ऋग्वेद कालीन राजनीतिक व्यवस्था। अब बात करेंगे उत्तर वेदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था। तो मैं बात करूं अब उत्तर वेदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था। तो देखेंगे भी उत्तर वेदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था की अपन बात करें। एक बार मैं इसमें साइड डाल लेता हूं मार्कर में। तो उत्तर वेदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था की बात करेंगे भी मित्रों। देखिए उत्तर वेदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था की बातें अपन करेंगे। देखिए साहब, उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था। उत्तर वैदिक राजनीतिक व्यवस्था। देखिए उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था की तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। पहले तो ऋग्वेदिक कालीन पढ़ लिया, अब पढ़ रहे हैं उत्तर वैदिक कालीन। तो उत्तर वैदिक कालीन में देखिए जन तत्व के स्थान पर, जन तत्व के स्थान पर भूमि तत्व को बल मिला। भूमि तत्व को क्या मिला? बल मिला। ये बात ध्यान में रखिए।
ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति का संबंध है। ऐत्रेय ब्राह्मण है, इसके अंदर राजा की उत्पत्ति के बारे में विशेष जानकारियां प्राप्त होती। अब एक नंबर पे देखिए राजनीतिक इकाई यहां पर क्या क्या कैसे कैसे थी। तो राजनीतिक इकाई में सबसे बड़ा क्या हो गया, जनपद, इससे छोटा क्या हो गया, जन, इससे छोटा विश्व, और विश्व से छोटा ग्राम, और ग्राम से छोटा ग्रह या परिवार या कुल। ये थी यहां पर राजनीतिक इकाई। अब अपन बात करें तो देखेंगे कुछ जन हैं वो एक दूसरे में मर्ज हो गए और उन्हें अब जनपद कहा जाने लगा। तो देखेंगे जनपद, जनपद देखें, जनपदों में अपन बात करते हैं। सबसे पहले देखिए पुरु और भारत जनपद है, ये क्या हो गया, पुरु जनपद हो गया। देखिए वर्तमान में इसका जो क्षेत्र है ये कहां पर है, हरियाणा, दिल्ली। प्रथम राजधानी, प्रथम राजधानी इसकी थी असम दिवंत, ये प्रथम राजधानी थी जिसका राजा, इसका राजा इसका जो राजा था परीक्षित। इस परीक्षित के समय राजधानी हस्तिनापुर थी। परीक्षित के बाद में यहां पर जन्मेजय नामक राजा है, यह हुआ, और जन्मेजय के बाद में निशुक्षु नामक राजा हुआ, और इस निशुक्षु ने अपनी राजधानी है यह हस्तिनापुर से कहां ले गया, कौशाम्बी ले गया, कौशाम्बी ले गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अथर्ववेद के अंदर, अथर्ववेद के अंदर परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है, मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। और एक उपनिषद है छांदोग्य, बात करेंगे छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य, छांदोग्य उपनिषद है। इस उपनिषद के अनुसार कुरु के अंदर कभी अकाल, कुरु जनपद के अंदर कभी भी अकाल नहीं पड़ा। ये कौन सा उपनिषद कहता है, छांदोग्य उपनिषद है, ये बात बताता है, छांदोग्य उपनिषद है, यह बताता है। देखिए एक बार चर्चा करते हैं इसकी। उत्तर वैदिक काल में क्या व्यवस्था उत्पन्न हुई, जैसे अपन बात कर रहे थे ऋग्वेद काल के अंदर क्या था कि यहाँ पर जो था ये भूमि का कोई महत्व नहीं था, और राज्य की सामान्य जनता ही किसका चुनाव करती थी, राजा का चुनाव करती थी। अब यहाँ पर जन तत्व के स्थान पर कौन सा तत्व आ गया, भूमि तत्व आ गया, यानी भूमि की महत्ता है ये बढ़ गई साहब। और इसी कारण एक जन दूसरे जन के ऊपर आक्रमण करने लग गया, और एक जन दूसरे जन पर आक्रमण करता और जो जीतता वो उसका विलय कर लेता, और उसके बाद में दो जनपद, जो दो जन एक जगह हो गए और उसी को ही क्या कहने लगे, जनपद कहने लगे। देखिए ऐत्रेय ब्राह्मण के अंदर राजा की उत्पत्ति का क्या मिला है, पहला साक्ष्य मिला है।
अब राजनीतिक इकाई अपन देखते हैं, तो राजनीतिक इकाई में क्या इंपॉर्टेंट बात होगी, तो राजनीतिक इकाई में देखें आप, देखिए ऋग्वेद काल में आप क्या देख रहे थे कि जन था सबसे बड़ी इकाई, फिर विष था, फिर ग्राम था, फिर कुल था। लेकिन यहां पर क्या हो गया, सबसे बड़ी जो इकाई थी राजनीतिक इकाई, यह क्या हो गई, जनपद हो गई। ये बात आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट बात है। सबसे बड़ी इकाई जनपद, कौन से काल में, उत्तर वैदिक काल में। और ऋग्वेदिक काल में सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी, जन थी। अब देखिए जनपद की बात करें, देखिए पुरु और भरत जो जन है, ये दोनों मिलकर के कौन सा जनपद बन गया, कुरु जनपद बन गया। और कुरु जनपद का क्षेत्र कहां पर था, दिल्ली और हरियाणा के आसपास। इसकी जो पहली राजधानी थी कुरु की, असंधिवंत थी। इसका एक राजा हुआ है जिसका नाम परीक्षित है, जो हस्तिनापुर का शासक था। और परीक्षित को अथर्ववेद के अंदर मृत्युलोक का देवता कहा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अपन बात करें, यहां पर कुरु का एक राजा हुआ है जन्मेजय, कुरु का एक राजा हुआ है निशुक्षु, और निशुक्षु ने अपनी राजधानी है हस्तिनापुर से कहां स्थापित कर दी थी, कौशांबी में स्थापित कर दी थी। ये बात भी इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में अपन बात करेंगे दूसरा जनपद। देखिए, ये तो बात हुई पुरु की, पुरु जनपद था, पुरु और भरत जन था, और पुरु और भरत मिलकर के क्या बन गए थे, कुरु जनपद बन गए थे। अब देखिए क्रीवी व तुर्वस नामक जन थे, ये दोनों मिलकर के कौन सा जनपद बन गया, पांचाल जनपद हो गया। देखिए इनका जो क्षेत्र है, पांचाल का क्षेत्र है वर्तमान बदायूं और फर्रुखाबाद, यानी यूपी और बिहार का कुछ क्षेत्र है, सम्मिलित क्षेत्र। इसका प्रमुख राजा हुआ है प्रवाहन जाबाली, एक राजा हुआ है। इसकी जो राजधानी थी, ये थी काम्पिल्य राजधानी। इसका एक दार्शनिक हुआ है आरुणि श्वेतकेतु। आरुणि और श्वेतकेतु थे, ये कहां से जुड़े हुए थे, पांचाल जनपद से। सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद था ये, और सर्वाधिक इसके अंदर दार्शनिक निवास करते थे। सबसे ज्यादा दार्शनिक जो थे वो यहां पर निवास करते थे। कौन से जनपद के अंदर, पांचाल जनपद के अंदर। देखिए समझे एक बार इस बात को। देखिए क्रीवी और तुर्वस है, ये जन दोनों मिलकर कौन सा जनपद बन गया, पांचाल जनपद बन गया। महाभारत में इसका जिक्र है ना, पांचाल का, पांचाली थी जो पांडवों की पत्नी बनती है द्रौपदी, वो पांचाल की थी। ये वर्तमान में कौन सा क्षेत्र है, बदायूं और फर्रुखाबाद है। यहाँ का एक शासक हुआ है, प्रसिद्ध दार्शनिक था प्रावहन जाबाली। इसकी राजधानी थी काम्पिल्य। आरुणि श्वेतकेतु नामक जो दो पात्र हैं, वो यहीं के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे, पांचाल के रहने वाले थे। सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद था ये, और सर्वाधिक दार्शनिक भी किसमें निवास करते थे, पांचाल जनपद के अंदर निवास करते थे। अब देखिए आगे और कौन कौन से जन हैं वो मिलकर जनपद बने, और उनमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये होंगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं सीवी और भलानस जो दोनों हैं, ये मिलकर कौन सा हो गया, केके जनपद हो गए। केके जनपद, और केके जनपद कौन सी नदी के किनारे था, व्यास नदी के किनारे। और इसका जो राजा हुआ है, ये कौन सा हुआ है, अश्वपति यहाँ का क्या हुआ है, शासक हुआ है। एक विदे का शासक हुआ है, विदे का शासक जिसका नाम था जनक, दार्शनिक था ये भी। और काशी का शासक है
ये भी क्या था, दार्शनिक था, अजात शत्रु। अजातशत्रु, अजातशत्रु दार्शनिक राजाओं के संदर्भ में आपसे पूछ ले जाए तो आपको ध्यान में रखना है। देखिए, शिवी और बलानस जन है, दोनों मिलकर के कौन सा जनपद बन गया भी, के जनपद बन गया। के जनपद कौन से नदी के किनारे, व्यास नदी के किनारे। इसका प्रसिद्ध राजा कौन सा हुआ है, अश्वपति। अब क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तर वैदिक कालीन दार्शनिक राजाओं के, प्रसिद्ध दार्शनिक राजाओं के नाम बताओ, तो आप कौन कौन से नाम बताओगे। एक तो है पांचाल का शासक प्रावहण जबाली, एक है केके का शासक अश्वपति, एक है विदेह का शासक जनक जो सीता का पिता था, और एक है काशी का शासक अजातशत्रु। ये कुछ प्रमुख उत्तर वैदिक कालीन दार्शनिक शासक हुए हैं। आगे देखिए, भी ये बात अपन बात कर ली इस राजनीतिक इकाई की। राजनीतिक इकाई का पॉइंट है ये कंप्लीट हुआ आपका। आगे देखिए, और राजनीतिक इकाई के बाद में इसमें और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखिए, अब राजा क्या करता था इस समय। राजा जो था ये क्षेत्र आधारित युद्ध करने लग गया। क्षेत्र आधारित युद्ध है ये राजा करने लग गया। अब क्षेत्रियों का उदय हुआ, क्षेत्रीय राजाओं का क्या हुआ, उदय हुआ। राजा को भूपति कहा जाने लगा, राजा को भूपति कहा जाने लगा। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार विभिन्न दिशाओं में, ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार, ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार विभिन्न दिशाओं के अंदर अलग अलग राजा हुआ करते थे, अलग अलग राजा हुआ करते थे। तो देखिए, कौन कौन सी दिशा में कौन कौन से शासक हुआ करते थे, इनकी मैं बात करूं तो आपको ये बात है ध्यान में रखनी है, और इंपॉर्टेंट बात भी यह है बनती। देखिए साहब, ये पूर्व दिशा हो गई, ये पश्चिम दिशा है, ये दक्षिण है, ये उत्तर है। देखिए, पूर्व दिशा के अंदर जो राज्य होता था, राज्य का नाम क्या था, साम्राज्य। ठीक है सर। और इसका जो राजा होता था इसे क्या कहते थे, सम्राट। और इसके द्वारा एक यज्ञ किया गया और इस यज्ञ का नाम है वाजपेयी यज्ञ। इसी प्रकार दक्षिण के अंदर जो राज्य होता था इसे कहते थे भोज्य, और यहां पर जो शासक होता था इसे कहते थे भोज, और जो यज्ञ करता था इस यज्ञ का नाम है सर्वमेध यज्ञ। सर्वमेध यज्ञ। तो ये तो हो गया राज्य, ये हो गया राजा, और ये हो गया यज्ञ। ठीक है जी। अब अपन बात करते हैं पश्चिम की। तो पश्चिम का जो राज्य होता था इसे कहते थे स्वैराट राजा। पश्चिम का जो राजा होता था इसे कहते थे स्वैराट, राज्य होता था इसे कहते थे स्वराज्य, और जो यज्ञ करता था ये करता था अश्वमेध यज्ञ। उत्तर की बात करें, उत्तर का जो राज्य होता था ये होता था वैराज्य, और यहां का राजा होता था विराट, और यहां का जो यज्ञ होता था ये होता था
पुरुष मेद। अब अपन बात करें मध्य देश। मध्य देश, मध्य देश जो था ये मध्य के अंदर राज्य होता था और इसका जो राजा होता था उसे राजा ही कहा जाता था और जो ये यज्ञ करता था ये था राजसूय। राजसूय। देखिए चारों दिशाओं के अंदर, चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं में जिसका राज्य होता था उसे कहते थे साम्राज्य और राजा का नाम होता था एक राट, एक राट या सार्वभौम। और ये यज्ञ करता था अश्वमेघ। भाई ध्यान में रखने वाली बात है सारी की सारी। देखिए चर्चा करें एक बार इन पे। इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात है। ये सारणी जो बनाई है वेरी इंपॉर्टेंट सारणी है और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए बात करें उत्तर वेद काल की, अपन बात कर रहे हैं राजनीतिक व्यवस्था की। तो ऋग्वेद के अंदर राजनीतिक व्यवस्था थी। ये कौन सी व्यवस्था थी ऋग्वेद के अंदर? कि जो राजा होता था इसे भूपति नहीं कहा जाता था क्योंकि भूमि का कोई वैल्यूएशन नहीं थी उस समय। राजा को गोपति कहा जाता था या गोपथ कहा जाता था राजा को। लेकिन इस जमाने में आकर के यानी उत्तर वैदिक काल के अंदर आकर के किसका राजा को क्या कहा जाने लगा? भूपति कहा जाने लगा, यानी भूमि का स्वामी कहा जाने लगा। इस समय राजा क्षेत्र आधारित युद्ध करने लगा और नए नए क्षेत्रीय राजाओं का क्या हो गया? उदय हो गया। ऐत्रेय ब्राह्मण के अंदर अलग अलग दिशाओं में, ऐत्रेय ब्राह्मण के अंदर अलग अलग दिशाओं में अलग अलग राजाओं का जिक्र किया गया है, उनके राज्यों का जिक्र किया गया है। कैसे? देखिए पूर्वी दिशा के अंदर जो राज्य होता था वो था सम्राट, सॉरी साम्राज्य। राज्य का नाम क्या था? साम्राज्य। राजा का नाम क्या था? सम्राट। यज्ञ कौन सा होता था? वाजपेयी यज्ञ होता था। इसी प्रकार पश्चिम दिशा के अंदर जो राजा, पश्चिम दिशा के अंदर जो राज्य होता था उसे कहते थे स्वराट। जो राजा होता था सॉरी पश्चिम दिशा के अंदर जो राज्य होता था उसे कहते थे स्वराज्य। जो राजा होता था उसे कहते थे स्वराट। और जो यज्ञ किया जाता था वो कौन सा यज्ञ था? अश्वमेघ यज्ञ। ये पश्चिम दिशा की बात हो, पश्चिम दिशा। ये पूर्व दिशा की बात थी। अब अपन बात करते हैं दक्षिण, दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा का राज्य भोज्य होता था, राजा भोज कहलाता था और ये यज्ञ करता था दक्षिण दिशा का राजा, वो था सर्वमेघ यज्ञ। अब उत्तर दिशा की अपन बात करें तो उत्तर दिशा में जो राज्य होता था उसे वैराज्य कहते थे। उसका राजा होता था जिसे विराट कहते थे और यज्ञ कौन सा करता था? पुरुष मेघ यज्ञ करता था। इनके मध्य में होता था जिस क्षेत्र का नाम था मध्य देश और मध्य देश का राजा था राजा ही, मध्य देश के राजा को राजा ही कहते थे। और यज्ञ जो ये करता था ये राजसूय यज्ञ करता था। जिस राजा का चारों दिशाओं में अधिकार होता था उसके राज्य को साम्राज्य कहते थे और उस राजा का नाम था एकराट या सार्वभौम और वो यज्ञ करता था अश्वमेघ यज्ञ करता था। अब देखिए आगे ये राजा की स्थिति में परिवर्तन आ गया ऋग्वेद कालीन और उत्तर वैदिक कालीन। तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं अपन। इससे पहले अपन ने ऋग्वेदिक राजा की स्थिति देखी, अब अपन देख रहे हैं उत्तर वैदिक कालीन राजा की स्थिति। तो तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। अब अपन बात करें और क्या इंपॉर्टेंट बात बनेगी। अथर्ववेद में, अथर्ववेद के अंदर विराट राष्ट्र का उल्लेख है। विराट नामक राष्ट्र का उल्लेख है। श्री कृष्ण एक संघ का प्रमुख था। श्री कृष्ण एक संघ का प्रमुख था
और ये संघ है कौन कौन सा? जो अंधक, वृषणी, यादव और कुकुर और भोज आदि का एक संघ था, जिसका प्रमुख कौन था? श्री कृष्ण था। सतपथ ब्राह्मण के अंदर केवल वही व्यक्ति राजा बन सकता था, वही व्यक्ति राजा बन सकता था जिसे अन्य राजा अनुमति देते। अब बात करें कर की। अब देखिए टेक्स्ट देखें यहां पर, कर को भाग या शुल्क कहा जाता था और यह उपज का 16वां भाग या 1/6 या पशुओं के रूप में लिया जाता था। अब यह कर है, कर नियमित रूप से लिया जाने लगा। राजा के लिए यहां पर बलिहार शब्द का प्रयोग हुआ है और एक शब्द और इसे कहते थे विषामता। अब देखें राजा के सहयोगी कौन कौन थे साहब? राजा के सहयोगी, तो राजा के सहयोगी में अपन देखें तो राजा के सहयोगी है सतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों के नाम मिलते हैं। 12 रत्नियों के नाम मिलते हैं। कौन कौन से? राजा सहित हैं ये। राजा, 2 नंबर पे पुरोहित, 3 नंबर पे महिषी है, ये है पटरानी महिषी। 4थे नंबर पे सूत है रथ सेना नायक। अब है युवराज, 5वें नंबर पे युवराज। 6ठे नंबर पे ग्रामणी यानी ग्राम स्वामी। 7वें नंबर पे शता है प्रतिहारी। 8वें नंबर पे संग्रहिता है कोषाध्यक्ष। 9वें नंबर पे है भागदूत, ये है अर्थमंत्री। नेक्स्ट है अक्षवाय है पासा खेलने वाला। नेक्स्ट है पालागल, और पालागल है राजा का मित्र। नेक्स्ट है सेनानी है सेना का प्रमुख। तो ये प्रमुख आपके 12 रत्नी हो गए। देखिए अथर्ववेद है, इसके अंदर विराट नामक राष्ट्र का उल्लेख किया गया है। श्री कृष्ण जो थे एक संघ के प्रमुख थे और उस संघ के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते थे
क्या कौन कौन से जन है? ये थे अंधक, वृष्णि, यादव, कुकुर, भोज। इसमें जो श्री कृष्ण है ये कौन से वंश का है? वृष्णि वंश। अब अपन बात करते हैं शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण के अंदर क्या महत्वपूर्ण बात आई है कि वह व्यक्ति राजा बन सकता है जिसे अन्य राजा क्या दें? अनुमति दें। अब बात करें कर। कर की अपन बात करें कि कर में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। कर के अंदर, टैक्स के अंदर क्या महत्वपूर्ण बातें हैं? देखिए, ऋग्वेद के अंदर अपन ने कर में क्या पढ़ा था कि राजा को जनता स्वेच्छा से बल देती थी, राजा को स्वेच्छा से कर देती थी। कौन? जनता। लेकिन यहां पर क्या हो गया? राजा है, यह जनता से बल, राजा है, जनता से कर है, यह लेने लगा। कर को इस समय भाग या शुल्क कहते थे। यह उपज का 16वां भाग या 1/6 भाग या पशुओं के रूप में क्या लिया जाता था? टैक्स लिया जाता था। और नियमित रूप से टैक्स लिया जाने लगा क्योंकि अब राजा है, ये क्या है? भूपति है। राजा क्या है? भूपति है। देखिए, राजा को यहां पर बलिहार कहा गया, बलिहार। और एक शब्द राजा के लिए विषामता भी आता है। अब राजा के सहयोगी कौन कौन थे? शतपथ ब्राह्मण के अंदर 12 रत्नियों या रत्नियों का जिक्र किया गया है जिसमें राजा भी शामिल है। राजा, दूसरा है पुरोहित, जो पुरोहित होता था वो राजा की विजय की कामना करता था। महिषी, ये राजा की पटरानी होती थी। सूत, जो रथ सेना का नायक होता था। युवराज होता था। ग्रामी होता तो गांव का प्रमुख होता था। छता इंपोर्टेंट है, प्रतिहारी होता था। संग्रहिता, कोषाध्यक्ष होता था। भागदूत, अर्थ मंत्री होता था। अक्षवाय, पासा खेलने वाला राजा के साथ में। पालागल, राजा का मित्र होता था। सेनानी, राजा की सेना का प्रमुख होता था। तो ये थे रत्निन, जो राजा की सहायता करते थे। राजा की सहायता करते थे, ये रत्निन थे। इसके बाद देखिए और क्या है। अब संस्थाओं की अपन बात करेंगे। टैक्स के बारे में बात होगी, कर के बारे में बात होगी, राजा के सहयोगियों के बारे में बात होगी। आगे देखिए, आगे अपन बात करेंगे संस्थाएं कौन कौन सी यहां पर थी। संस्थाएं देखें तो संस्थाएं हैं अर्थवेद, अथर्ववेद के अंदर स्वभाव है समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां का है। प्रजापति की 2 पुत्रियां। सभा को अथर्ववेद में नरिष्ठा कहा गया है। सभा को अथर्ववेद के अंदर ही नरिष्ठा नामक शब्द का प्रयोग हुआ है। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहते थे। समिति का जो अध्यक्ष होता था, इस अध्यक्ष का एक नाम है और नाम है ईशान। ईशान नामक नाम मिलता है। अथर्ववेद में सभा और समिति, अथर्ववेद के अंदर सभा, समिति और सबसे अंत में आता है परिषद। इसका उल्लेख किया गया है। अब अपन बात करते हैं, अब अपन बात करें तो देखिए अथर्ववेद के अंदर राजाओं के द्वारा कुछ यज्ञों का जिक्र मिलता है। तो देखिए, एक तो है राजसूय यज्ञ, दूसरा है अश्वमेध यज्ञ, तीसरा है वाजपेय यज्ञ, चौथा है अग्निष्टोम यज्ञ, पांचवा है पुरुषमेध यज्ञ। ये देखिए कुछ यज्ञों की चर्चा हुई है।
यानी उत्तर वेद के अंदर आते आते राजा है ये अपने शक्ति का प्रदर्शन करने लगे। शक्ति का प्रदर्शन करने के साथ साथ में यज्ञों का क्या करने लगे, यज्ञों का यह आयोजन करने लगे। राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ के अंदर राजा का राज्याभिषेक होता है, राज्याभिषेक होता है। अश्वमेध यज्ञ एक शक्ति का प्रतीक होता था, शक्ति का प्रतीक होता था। रामायण आपने देखी होगी, रामायण के अंदर राम है वो क्या करते हैं, अश्व छोड़ते हैं और इसी को अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। इस अश्व को कोई पकड़ लेता है तो उस राजा के साथ में उसको युद्ध करना पड़ता है, यानी शक्ति का क्या हो गया, प्रतीक हो गया। वाजपेयी यज्ञ, इसमें रथ दौड़ होती थी, रथ दौड़, और ये रथ दौड़ होती थी, ये राजाओं के मित्रों और मंत्रियों के साथ में राजा के रथ दौड़ होती थी और उसमें राजा के मंत्री और मित्र राजा को क्या करते थे, जबरदस्ती जिता देते थे। अगर राजा हार रहा होता है इस दौड़ के अंदर तो भी उन मंत्रियों और मित्रों को राजा को जिताना ही होता था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अग्निस्टोम। अग्निस्टोम है, इसके अंदर सोमरस का पान होता था, सोमरस का पान होता था और इसके अंदर ये यज्ञ करने से पहले पति पत्नी एक वर्ष पूर्व शारीरिक संबंध नहीं बना सकते थे। उसके बाद में क्या होता था, यह यज्ञ होता था, यानी उनको सात्विक जीवन व्यतीत करना पड़ता था। अब है पुरुष में यज्ञ, इसमें पुरुष की बलि दी जाती थी, पुरुष की बलि है ये दी जाती थी। इसके अंदर 25 यूपों का निर्माण होता था, यानी 25 स्तंभ, यज्ञ स्तंभ हैं, इनका निर्माण किया जाता था। तो ये बात है, ये आपकी किसकी बात होगी, यज्ञों के संदर्भ में बात होगी। जो इंपॉर्टेंट बात है इसको भी आपको ध्यान में रखना है। संस्थाएं देखिए, अथर्ववेद के अंदर कुछ संस्थाओं का जिक्र किया गया है, जैसे सभा समिति। सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां का है, सभा को नरिष्ठा भी कहा गया है, समिति के अध्यक्ष को ईशान कहते थे। अथर्ववेद के अंदर सभा समिति और सबसे अंतिम में जो संस्था है वो परिषद का जिक्र किया गया है। राजाओं के द्वारा यज्ञों का आयोजन किया जाने लगा। राजसूय यज्ञ है, इसके अंदर राजा का राज्याभिषेक होता था। अश्वमेध है, ये शक्ति का प्रतीक होता था, घोड़ा छोड़ा जाता था। वाजपेयी, इसमें रथ दौड़ होती थी। अग्निस्टोम, इसके अंदर सोमपान होता था। और पुरुष में यज्ञ है, इसके अंदर क्या होता था, पुरुष की बलि दी जाती थी और 25 स्तंभों को खड़ा किया जाता था इस यज्ञ के अंदर। तो ये बातें हैं, ये बात आपकी होगी राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में। राजनीतिक व्यवस्था आपकी कंप्लीट है। राजनीतिक व्यवस्था के बाद में अपन बात करेंगे आर्थिक व्यवस्था की। तो आर्थिक व्यवस्था में अपन उत्तर वैदिक कालीन और ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक व्यवस्था की बात करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, जैसे आज अपन ने पढ़ा है। धन्यवाद।